नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां प्यारे साथियों, हम वर्ण विचार की इस वर्ण श्रृंखला में चर्चा में टेस्ट वाली व्याख्या में 71 सवाल पढ़ चुके हैं। 72 से लेकर के 96 तक के सवाल आज हम कंप्लीट करेंगे। कुछ व्यवधान हो गया इसलिए इसको बीच में मैंने रोक दिया था। बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। संस्कृत रीट और सीटेट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों से अनुरोध और निवेदन है कि आप संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप डाउनलोड कर लिए हैं तो अब आपको उसमें संस्कृत रीट की बुक दिखाई दे रही होगी, मॉडल पेपर दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड शिक्षण विधि की बुक और भी 2-3 मॉडल पेपर है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वो दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा उसमें आपको रीट के 5 पेपर मिल रहे होंगे। इसमें जैसे आप टेस्ट पेपर दे रहे होंगे आपके ईमेल पर आपका रिजल्ट भी आ रहा होगा दूसरे दिन। धैर्य रखें, उन प्रश्नों के उत्तर की आपको जो है सामान्य उसमें वो मिलती है, पीडीएफ वगैरह आपके सेंड हो जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए लागू हो गई हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि संस्कृत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा एप्लीकेशन आएगा जिसका उद्देश्य मेन अर्थोपार्जन नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को संस्कृत सिखाना होगा। मैं चाहता हूं कि सारा हिंदुस्तान संस्कृत सीखे, पढ़े। नई शिक्षा नीति की विषय मैंने की, उसमें मुझे लग रहा था कि संस्कृत के लिए बहुत अच्छे काम किए जाएंगे। कहीं ना कहीं 1 से 5 तक की कक्षाओं में अंग्रेजी के प्रभुत्व को खत्म किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम हमारी अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने की मानसिकता में हैं। तो संस्कृत का, हिंदी का कहीं ना कहीं उसमें मनोबल बढ़ाने का प्रयास है। तो उसी श्रृंखला में है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात, ऐसा लगने लगा जैसे आजकल आपका संस्कृत से क्या आपको उल्टियाँ आने लगी हैं, है ना। आप देखना ही पसंद नहीं करते। एक जमाना था जब अपने रोजाना वीडियो में 5000 व्यूज आ रहे थे। अब धीरे धीरे क्या परीक्षा होगी, क्या मतलब है, देख लेंगे जब आएगी, जब देखा जाएगा। कहाँ जाएगा रामकुमार, हैं यूट्यूब पर डालेंगे संस्कृत सरस्वती तो मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि परीक्षा आने पर जो तैयारी करते हैं ना, वो तैयारी करते रहते हैं। परीक्षाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, वो तैयारी करते रहते हैं। गांव में कहावत है, कहते हैं साहब, खेत की मेड़ जो है ना वो बरसात से पहले ही बांधिया करे। बरसात आती रहे फिर मेड़ बांधो ने जना पानी को क्या करेगी। मैंने ऐसी ही एक कहावत आपने और सुनी होगी, घर में आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है। कुआं भाई साहब पहले ही खुदा होता है, जब जाकर घर की आग उससे बुझाई जा सकती है। फिर तो दपड़का ही उठेगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो भाई साहब मेहरबानी करें, आप उससे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करें जल्दी से जल्दी। जितने व्यूअर्स आप देख रहे हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, टेलीग्राम पे जुड़ा करो ना। बार बार पूछते हो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये वो। और संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को करो आप। वर्ण विचार मैंने पढ़ा दिया, उसमें डाल रखा है मैंने। स्वर संधि कंप्लीट होगी, डाल रखा है मैंने। और ये जो भी आप देख रहे हैं व्यंजन संधि आपका हो गया, तो व्यंजन संधि का पूरी पीडीएफ मैंने उसमें हैंड राइटिंग में डाल रखी है। शानदार नोट्स हैं। चैलेंज करता हूँ मैं यहाँ से, अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में संस्कृत के रीट भर्ती परीक्षाएं, सीटेट की तैयारी आपने की हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी आपने की हो, संस्कृत रीट के वो जो नोट्स का जो स्टैंडर्ड है, विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, प्रस्तुतिकरण लिखने का जो तौर तरीका है, उसको देखो आप। और कहीं और जगह मिले तो बताओ फिर मुझे, भाई देखो साहब इधर हमने देखा था, एक पेज ऐसा मिला कहीं मुझे। जब मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो शेयर किया करो दिल खोल के। जब भी लाइव का वो मैंने प्रीमियर डालना स्टार्ट किया, बोला 1000 लाइव करो, 250 होते हो, फिर 200 पे आ जाते हो, कभी 100 पे आ जाते हो। तो इसका मतलब है कि आपको जरूरत नहीं है, संस्कृत की भी नहीं है और मेरी भी जरूरत नहीं है ना। और कोई आपके लिए बढ़िया बिना स्वार्थ के कोई काम कर रहा है निस्वार्थ भाव से, इसका मतलब उसकी तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आपको तो वही अच्छा लगता है कि पैसे दो पढ़ो, पैसे दो पढ़ो, अच्छा लगता है। पैसे देने के बाद 5,000 जमा करा दिए, बोले हाँ अब अच्छा लग रहा है मुझे, तो हाँ वहाँ तो पढ़ोगे आप। तो थोड़ा शर्म करो, लाज करो, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। हाथ हिलाया करो, शेयर किया करो दबा के, और जहाँ भी जाओ मुक्त कंठ से प्रशंसा करो। अच्छा लग रहा है तो प्रशंसा करो, नहीं तो बहुत बुराई करो, कब ले बैठा है आदमी, हमको क्या पढ़ाता है सब गंदा सा, है ना, ताकि माथा पड़ी खत्म हो जाए। मैं भी क्यों परेशान हूँ बिना बात ना आपको। तो जो है उसको स्वीकार किया करो, अच्छा है तो बहुत अच्छा बताओ उसको, बुरा है तो फिर बहुत ही बुरा बताओ उसको, ताकि माथा पड़ी तो खत्म हो जाए, है कि भाई। तो शेयर करो आप चैनल को अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ रे परिवार को। मैं क्या बोला था आपको कि जब रीट भर्ती परीक्षा हो, मान लो कभी भी हो, महीने 2 महीने 5 महीने में, लेकिन जब अपना रिजल्ट आए तो ये सब लिखे 30 में से 30, 30 में से 30, और जो 30,000 की वैकेंसी है ना, उसमें जो जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे ना, वो सारे ये कहेंगे हमने संस्कृत तो यहाँ तैयार किए। इतना कंपटीशन हो जाए। मैंने 2 साल पहले सुना था, एक श्री राम नाम की कॉलेज से, कोई कॉलेज है, उसमें एडमिशन के लिए बच्चों को 100% पे सिलेक्शन नहीं, मतलब एडमिशन नहीं मिल रहा बच्चों को, बताओ। तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ भी अपने में कंपटीशन हो कि 30 में से 30 की, कोई तो 32-35 भी ले आए 30 में से, है भाई, ऐसा होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। उच्चारण स्थान की बात कर रहे थे, इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा कर लिए हैं। हमने उच्चारण स्थान पढ़ा कि किसी वर्ण की उत्पत्ति का जो स्थान होता है उसको हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं, और उसमें 2-4 प्रश्नों की चर्चा भी हम कर लिए थे, है ना। जैसे हमने यहाँ देखा था कि एक और उच्चारण स्थान उरह को पढ़ा गया है, उसका मतलब हृदय होता है। हमने पढ़ा पावर का तो उपपदमानिया नाम औष्ठव पढ़ा है। उसके बाद विसर्ग का उच्चारण स्थान हमने नॉर्मली कंठ पढ़ा। किसी शब्द में देकर पूछे तो स्वर के आश्रित हम विसर्ग का उच्चारण स्थान बता रहे हैं, तो वो भी हमने पढ़ा। चवर्ण से उच्चारण स्थानम भवती, तो इचुसा नाम तालु करके हमने चवर का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा है ना, इचुसा नाम तालु का तालु पढ़ा है। इसके बाद में दोस्तों 72वां सवाल है, देखिएगा, प्रारंभ करता हूं मैं, आ जाओ सुनो ध्यान से, और जैसे प्रश्न देखते हो ना उसी समय उत्तर दे दिया करो। इंतजार क्यों करवाते हो भाई, परीक्षा में कौन सा मैं बताने आऊंगा? ऐसा तो होगा नहीं कि रीट भर्ती परीक्षा चल रही है, सामने राम कुमार जो है लग रहा है व्याख्या करने को, और आप आराम से व्याख्या में देख देख के उत्तर टिप रहे हैं। भैया फटाक से, यदि इस समय 200-500 लोग देख रहे हैं ना, तो 200-500 के कमेंट्स आने चाहिए। 200 कमेंट्स 200 आदमी देख रहे हैं, इसका मतलब 500 कमेंट्स का मतलब 500 लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जगाओ, पानी की बाल्टियाँ डालो, गरम डालो थोड़ा सा गर्मी में, है कि नहीं। बरसात आना आ रही कि नहीं आ रही, उठा लो बाहर से गंदा सा पानी नालियों का, धमाधम उठाओ सबको। प्रश्न है वकार से उच्चारण स्थानम भवती, वकार यानी वह जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, यानी जो वर्ण है उसका नाम क्या है वह, और वह का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो पढ़ा आपने वकारस्य दंतोष्ठम, कि वकार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। तो उत्तर तो आपको मिल गया कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दंतोष्ठम हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए कौन ऐसा माई का लाल है या माई की लाली है जो इसका जवाब देगी। बताओ, यदि पाणिनि शिक्षा के अनुसार मैं इसकी बात करूं कि यहाँ वह में कितने वर्णों का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। नॉर्मली तो आपको पता है कि भाई वह होता है, लेकिन जैसे मैं अलग अलग बता रहा था आपको कि इसमें इतने इतने हैं, इसमें 18, इसमें 23, इसमें 26 है, तो बताओ वह वकार से दंतोष्ठम, तो दंतोष्ठ पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण मानोगे आप, जल्दी बताओ कमेंट्स करके मुझे कि वह में कितने वर्ण आते हैं। पढ़ा दिया वैसे, मैं बता दिया इसको यार। इचू ऐसा नाम तालु में भी एक ही चर्चा के समय बताया था, आया पकड़ में। क्या बताया था मैं कि वह अपने आप में क्या है, 2 वर्ण है। यहाँ कितने वर्ण हैं, 2। बोला 2 कैसे हैं, तो 2 ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों, एक तो अनुनासिक वाला और एक अनुनासिक वाला। जैसे यहाँ और यहाँ पढ़े थे ना, वैसे एक तो अनुनासिक वाला मुख और नासिका से उच्चारित होने वाला वहाँ, और एक होता है अनुनासिक, इसका बिना नासिका के भी उच्चारण किया जाता है। तो वकार का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंतोष्ठम। 73वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए जल्दी से, कौन बताता है इसका उत्तर, उसी का नाम लूंगा, फिर मत कहिए साहब मेरा नाम लिया, मैंने पहले बताया, मैंने ये बताया। अनुस्वार से उच्चारण स्थानम अस्ति, ठोको जल्दी बताओ, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। मिल गया। क्या सूत्र पढ़ा था आपने, नासिका अनुस्वारस्य, कि नासिका जो उच्चारण स्थान है वो किसका होता है, अनुस्वार का होता है। अनुस्वार कभी अकेला नहीं आता है, पाणिनि शिक्षा में इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। स्वर का आश्रय लेकर आने वाली एक बिंदु का नाम अनुस्वार होता है, यानी जब भी आएगा स्वर का आश्रय लेकर आएगा, और उसका उच्चारण स्थान बताइए क्या होता है, नासिका होता है। तो उत्तर तो मिल गया आपको। अनुस्वार और विसर्ग का खूब परीक्षा में पूछा जाता है उच्चारण स्थान, पता नहीं कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है दोनों, अनुस्वार भी इसको बहुत अच्छा लगता है और विसर्ग भी बहुत अच्छा लगता है, तो दोनों वर्णों का ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न रख रहा हूँ, देखो सबसे पहले जवाब कौन देता है, कौन बनेगा इस वीर राजस्थान का वीर सपूत। पवर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, पवर्णस्य
उच्चारण स्थानम अस्ति। बोलो भाई क्या होगा, पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, अक्षर का नाम क्या दे रहा है ये प, मिल गया उत्तर। उपपदमानीय नाम औष्ठव, ऑप्शन नंबर ब। कैसे हुआ, इधर देखिए सूत्र क्या पढ़े थे आप, उपपदमानीय नाम औष्ठव, उपपदमानीय नाम औष्ठव रे भैया, औष्ठव। आ जाओ देखे, औष्ठव होठ कितने होते हैं, दो, दो है ना, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब मैं बात करूं यहाँ से कौन कौन से वर्णों का समावेश किया गया, तो सबसे पहले कौन सा वर्ण है, उ, उसके बाद में है पु, और उसके बाद में क्या लिखा है भैया, उपपदमानीय रे भैया। आ जाओ, उपपदमानीय बोले तो प और फ से पहले आधा विसर्ग आ जाए तो उस वर्ण का नाम बताइए क्या होता है, उपपदमानीय होता है ना। पु का मतलब समझ गए क्या, पूरा पवर्ग होता है। अब ले लेते हैं, देखिए आप कितने समझते हैं। उ के भेद कितने बताए थे मैंने आपको, बोलो 18। और बताइए पवर्ग में अक्षर कितने आते हैं, 5। और उपपदमानीय दो दिख रहे हैं, वर्ण तो एक ही मानेंगे ना आप। अब बताओ कितने हो गए, 18, 5, 23 और 1, 24 वर्णों के उच्चारण स्थान कौन होते हैं हमारे, होठ होते हैं, होठ। पा बोल के मतलब पा है ना, पापा पापा। अब पापा बोलने के लिए क्या जरूरी है, होठ जरूरी है। मान लो ऐसा नहीं होता, मान लो ऐसा नहीं होता और ऐसा न होकर के इस वर्ण को अलग कर देता यहाँ से और उसके आगे इस प्रकार की अर्धविसर्ग लगा देता, तब भी आपका उत्तर क्या होता, औष्ठ। लेकिन फिर वो पावर्ण नहीं माना जाता, वो उपपदमानीय वर्ण माना जाता। ध्यान रखना भैया जी, उपपदमानीय नाम औष्ठौ। अगला वर्ण देखो साहब क्या कह रहा है, कहता है वर्णयो यानी दो वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान हम कंठ तालु भवती। ऐसे दो वर्ण कौन से हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, बोलो 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 बोलो, बाला बाला हो गया। ए दई तो हो कंठ तालु, ले लू क्या, ए और आई आ गया ना इसमें, ये हो गया ए और आई, तो उत्तर तो मिल गया आपको, कौन सा हुआ, ए और आई, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है, आपने पढ़ा है, सूत्र है आपका, ए दई तो हो कंठ तालु, ए दई तो हो कंठ तालु। उच्चारण स्थान भी दो और इसमें स्वर भी कितने पड़े हैं, दो। एक स्वर का नाम तो बताओ क्या है, ए, और दूसरे स्वर का नाम क्या है बताओ, आई। अच्छा, ए के भेद कितने पढ़े हैं आपने, 12, इसके भी 12, ए ओ आई औ के 12 भेद पढ़े ना आपने, क्योंकि इनका रस्व नहीं होता, दीर्घ के 6 भेद और प्लुत के 6 भेद, 12 और 12 कितने हो गए, 24। इसका मतलब 24 वर्ण कुल मिलाकर ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान का नाम क्या होता है, कंठ तालु। इसमें भी दो दो उच्चारण स्थान हैं, आपको याद होगा ऐसे कुल मिलाकर कितने वर्ण ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं रे लाला, ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, अभी लास्ट में चर्चा करूँ खत्म होने के बाद। याद आएगा आपको कौन कौन थे, या न, क्योंकि अनुनासिक वर्ण है, इनका मुख और नासिका दो दो उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा कौन है, ए दई तो कंठ तालु में ए आई, उसके अलावा ओदो तो कंठोष्टम में और औ, इनका कंठ और ओष्ठ होता है। और एक वकील साहब जिसको पढ़ लियो ना दंत और ओष्ठ वाला, ये 10 वर्ण ऐसे हैं जो दो दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होते हैं। तो 10 वर्णों का तो उच्चारण स्थान दो दो होते हैं और बाकी सभी का एक एक होता है। आई बात समझ में, पढ़े हो ना विस्तार से। चलो तो फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 96 में क्या कहता है भैया, नासिक के वर्णाः सन्ति, केवल नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण का नाम तो हमने पढ़ लिया, अनुस्वार। इसके बाद में देखते थे कि इसमें से कौन पकड़ में आएगा। बताइए क्या लिख रहा है, नासिक के वर्ण कौन से हैं, इसका मतलब जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है वो नासिक के वर्ण हैं। आगे क्या उत्तर है, कौन सा वाला, ब वाला। कई सोचते हैं गुरुजी हमको तो बताने नहीं देते, पहले उत्तर बता दिया आपने। अब भैया तुम नहीं बताओगे तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना भाई, कौन आ गया, नासिका। अब देखिए कुछ चर्चा में इनको लेकर के करूँगा आपके साथ, है ना। हमने ये सीखा है कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। ऐसे 10 वर्ण कौन कौन से थे, तो ये देखो, या, म, न, न और न। इसके बाद में 5 और वर्ण थे हमारे पास में, ए, आई, ओ, औ और एक वकील साहब। आ गए क्या, ये 10 वर्ण तो ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। कितने हैं कुल वर्ण, ये 10 वर्ण है। और इन 10 वर्णों के बताइए उच्चारण स्थान कितने कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी इनके दो दो होते हैं, यानी प्रत्येक के दो दो उच्चारण स्थान पाए जाते हैं। बोला वो कैसे होते हैं, तो इधर आ जाइए हम सीख लेते हैं भाई साहब। बताइए यहाँ का कौन कौन होगा, धड़ा धड़ी से बताते जाओ मुझे।
एक तो नासिका आना ही आना है, सदाबहार है। ये का कौन आएगा, एक तो इनका नासिका तो रहेगा ही रहेगा, और नासिका के साथ साथ एक मुख वाला भी रहेगा, इसका भी नासिका रहेगा, नासिका तो रहेगा ही रहेगा, नासिका नासिका नासिका। बट एक मुख का भी कोई ना कोई स्थान सामने साथ में आएगा। जैसे यह कौन से वर्ग में आता है, च तो इचु यसा नाम तालु, तो नासिका प्लस तालु है। मैं उपपदमानिया नाम औष्ठव, तो मैं बोलने के लिए होठ की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ङ कख गंग में आता है तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठ की आवश्यकता भी पड़ेंगे हमें। ऋतुरसाणाम मूर्धा टठ डण, क्योंकि जिस वर्ग में ये आते हैं ना उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान 5 सूत्र में आप पहले पढ़ लेते हो ना, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ इचुसा नाम तालु में इनमें वो भी माना जाएगा। न का ये तवर्ग में आता है तो ऋतुलसा नाम दंता। अब देखो रे भैया, नासिका प्लस तालु, नासिका प्लस ओष्ठ, नासिका प्लस कंठ, नासिका प्लस मूर्धा, नासिका प्लस दंताह, तो इनके दो दो उच्चारण स्थान हो गए ना। इधर भी आ जाओ आप, ये देखो ए और आई का दोनों को एक साथ ले लिया क्योंकि इन दोनों के एक ही उच्चारण स्थान होते हैं समान, कंठ और तालु। बताइए और अव का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठ और होठ दोनों की जरूरत पड़ती है। और वकील साहब तो निराले हैं, पढ़े हो ना आप, दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ बना लेते हो। तो इन सभी जो वर्ण मैंने आपके सामने लिखे हैं सारे के सारे क्या हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण 10 हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। लेकिन इसी परीक्षा को, इसी प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। वो क्या दिया जा सकता है वो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, ऐसे वर्णों का भी एक नाम होता है। तो 10 में से 5 ऐसे वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं ये, 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका, मुख का मतलब मुख के किसी स्थान से और नासिका से दोनों की सहायता से किया जाता है। इसलिए इन 5 वर्णों को जो सामने आप देख रहे हो ना, इन 5 वर्णों का नाम होता है अनुनासिक वर्ण। बोलो कौन से वर्ण है, अनुनासिक वर्ण। तो यह अनुनासिक कितने हो गए, यहाँ 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 यहाँ। किसी भी स्वर को अनुनासिक आप बना सकते हो, बशर्ते अनुस्वार लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उसको अनुनासिक, ठीक है। तो व्यंजन कौन कौन से अनुनासिक कहे गए, तो यम न। हालांकि इसके अलावा यम को भी और अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है, लेकिन अनुनासिक के रूप में मुख्यतः ये 5 व्यंजन वर्ण आपके यहाँ पढ़े गए। वो तो पाणिनि शिक्षा की बातें फिर ज़्यादा पढ़ जाएंगी, कभी कभार ज़्यादा पढ़ना भी हानिकारक हो जाता है। तो जिस लेवल पर हम बात कर रहे हैं वो लेवल आपका यही है, ठीक है भैया जी। आगे देखो साहब, अगला प्रश्न लेते हैं। 77 का जो प्रश्न है उसका नाम है त वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, यानी जो त वर्ग है तथ दन, उस पूरे वर्ग का ही उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। तो वर्ग का नाम है त वर्ग, उत्तर मिल गया होगा नासिका। बोलो धमाक से, ऋतुलसा नाम दंताह, तो इसका मतलब उत्तर क्या हो गया आपका, स ऑप्शन हो गया है ना। बोल के देखो, ला ता था दा दा न में बाईपास हवा से भी काम होता है। पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, पढ़ते ही तो नहीं हो। ऋतु, बोलो लसानाम दंताह, आया क्या आया, लृ है, तू मतलब तावर्ग है, इसके बाद में ल है और उसके बाद में श है, यही तो है। अब बोला लृ कौन कौन हो सकता है, ये भाई साहब रस्व हो सकता है और प्लुत हो सकता है, इसका दीर्घ नहीं होता। तो 2 भेद मान लीजिए आप। तावर्ग में अक्सर कितने हैं, 5। यावला द्विधा, यवाला, ये भी 2 प्रकार का होगा, ध्यान रहे। और लस्सा एक आपका हो ही गया। टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, अब लृ 2 प्रकार का, लेकिन 6 6 12 हो जाएंगे ना 2 प्रकार में। तो 12 और 5 कितने होंगे, 17, 17 8 2 19 और एक 20 ही रह गए बेचारे इसमें। तो लो भैया जी, ये 20 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है। लृ के 12 भेद होते हैं भैया, है ना, रस्व और प्लुत वाला। तवर्ग में 5 अक्षर लेके 2 भेद हो रहे, 2 1 3 5 8 20 हो गए। तो 20 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ऋतुलसानाम दंताह। लो भैया जी बता दो, देखें जल्दी से बता दो, जिह्वा मूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। याद रखिएगा, क और ख से पीछे नहीं बल्कि आगे, पूरी नहीं बल्कि आधी विसर्ग लगा देने पर इस वर्ण का नाम बताओ क्या होता है, जिह्वामूलीय वर्ण होता है। और जिह्वामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। अब हम भारत के वासी हैं तो भारतीय कहलाते हैं, है ना रे भाई। इसी प्रकार से मान लो सलातुर के निवासी शालातुरीय कहलाया, गोनर्द का वासी गोनर्दीय पतंजलि कहलाया। तो जिह्वामूल का रहने वाला, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ेगा, होगा, बोला जिह्वामूलीय। तो जिह्वामूलीय वर्ण कौन है, जिह्वामूल है, यानी ये वाले भाई साहब हैं। कख के आगे अर्ध विसर्ग, जो वास्तव में अर्ध विसर्ग के 2 भेद होते हैं। अरे पढ़ाया ना मैंने आपको कि जो आधा विसर्ग होता है ना, आधा विसर्ग वो पीछे नहीं बल्कि कहाँ आता है, आगे। और वो 2 रूपों में आता है, यानी अर्ध विसर्ग के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार का नाम तो प और फ से पहले आधा विसर्ग यदि आता है तो वो क्या कहलाता है, उपदमानीय। और यदि मान लीजिए क और ख से पहले आ जाए तो वो क्या कहलाता है, जिह्वामूलीय। इसको लिखने की विधा क्या है,
तो याद कीजिए प फ ऐसे ही लिखते हो ना रे भैया, और क ख ऐसे ही लिखते हो ना रे भैया। तो इस प्रकार से इनकी चर्चा की जाती है। आगे देखिएगा 78 के बाद हमारा सवाल है 79, ये है 5 करोड़ का सवाल। ये देखिए साहब, कहा कि श जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान है क्या होगा, क्या होगा अरे भैया बताओ बताओ। याद आया? सूत्र में कौन से में आता है ये? रेटो रसाणाम मूर्धा, रेटो रसाणाम मूर्धा। बताओ मिल गया क्या? क्या चाहिए था आपको? श। रे टू रे हम चर्चा कर चुके हैं। श है, इसका उच्चारण स्थान बताइए क्या है? मूर्धा। और जिन वर्णों का नाम मूर्धन यानी मूर्धा उच्चारण स्थान होता है ना, उन वर्णों का नाम ही बताइए क्या होता है? मूर्धन्य वर्ण। इसलिए इस वर्ण का उच्चारण स्थान तो आपने पकड़ लिया कौन है? मूर्धा है। और इस वर्ण का नाम यदि यानी कि स को हम यदि नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे हम? मूर्धन्य शकार नाम देंगे। लगे हाथ ही में उन दोनों तीनों भाइयों की भी चर्चा कर लेता हूँ। अरे ऋतु लसा नाम पढ़ते हो ना, क्या आता है वहां पर? ऋतु लसानाम दंताह। और एक जो भाई साहब आते हैं वो कहाँ आते हैं आपके? एचु यशानाम तालु, है ना। अब देखो इसमें गौर से सुनो, गौर से दुनिया वालों। ये देखिए एक तो आपका ये आ गया स, ये आपका फिर आ गया स। तो यहाँ पर जो स पढ़ा जाएगा वो तो कौन सा है आपका? दंत वाला। यहाँ पढ़ा जाता है आपका तालु वाला। इसलिए इसको नाम देना चाहोगे जो मूर्धा से आया वो तो कौन है? मूर्धन्य है। जो भाई साहब दंत से आया वो दंत्य है। और जो भाई साहब तालु से आ रहे हैं वो भाई साहब कौन है? तालव्य हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इनको अलग अलग नामों से ऐसे पढ़ा जाता है कि मूर्धन्य श, दंत्य स और तालव्य श, है ना। इसको जीव को थोड़ा अंदर ही रखा जाता है मूर्धा के साथ ही, और इसको थोड़ा और ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। ये दांत से काटा जाता है। हालांकि हमारी ज़िंदगी में तो एक ही स होता है, बोला सा 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 सा, है कि नहीं। हम चाहते नहीं भेदभाव करना, क्यों नाराज़ करें हम किसी को? हमारे तो सब एक जैसे चलते हैं ना भैया। आगे आ जाओ। औ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। औ जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? औष्ट हो जाएगा। इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं होता क्या? जल्दी बताओ। मिल गया उत्तर सभी को? ओ दवतो कंठोष्टम। अभी चर्चा भी कर रहा था कि ये भी दो वर्ण उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाला वर्ण है। तो उच्चारण क्या स्थान क्या हो गया इसका? कंठोष्ट हो गया है। सूत्र पढ़ा है ना आपने? ओ और औ। ओ दवतो हो, क्या है ओ दवतो का? कहा कंठोष्ठम। यानी यहाँ पर भी दो उच्चारण स्थान है। कहा ओ दवतो में कौन कौन है? तो एक तो भाई साहब हमारे ओ, और दूसरे भाई साहब हैं औ। और इन दोनों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, यानी कंठ भी होता है और इनके उच्चारण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको? ओष्ठ की भी पड़ती है ना। आगे बढ़ो कैसे? यहाँ आप देखेंगे ओ में भेद कितने होते हैं? इसके 12, इसके भी 12। तो कुल मिलाकर के कितने वर्ण इसमें आते हैं आपके? 24 वर्ण इसमें आते हैं, जिनके उच्चारण कौन होते हैं? कंठ और ओष्ठ होते हैं। आई बात समझ में यहाँ पर? अब देखिए इनको ऐसे क्यों पढ़ा आपने? ऐसे कैसे कह दिया कि साहब इनका कंठोष्ठ होता है? तो इससे पहले आपने ए और आई पढ़ा है ना, उसी प्रकार यहाँ पर ओ और औ पढ़ रहे हो ना। तो इनकी यदि आपने प्रकृति पर गौर किया हो ना, तो ए का निर्माण होता है अ प्लस ई से, और ओ का निर्माण या औ का निर्माण जो आगे आप पढ़ोगे वो होता है अ प्लस ऊ से। अब जिससे मिलकर जो बना है उसका टेस्ट तो देगा ही नहीं भाई। दूध जिससे यदि आपने चाय बनाई दूध का टेस्ट तो आएगा, चीनी डाली इसका टेस्ट भी आएगा। तो ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का होता है तालु। जब आपने कंठ और तालु वाले को मिलाया है तो निश्चित रूप से ए से कंठ तालु वाला कहलाएगा। ओ बनाने के लिए आपने ए और ऊ को मिलाया है, तो ए कौन है? कंठ है, और ऊ कौन है? ओष्ठ है। तो इसका मतलब आपने कंठ और ओष्ठ वाले को मिला करके कुछ बनाया है, इसलिए वो ओ जो बना है, जो बनने वाला है, वो भी कंठोष्ठ के साथ आता है। तो इस प्रकार से इनके उच्चारण स्थान दो दो होते हैं। ए और आई का कंठ तालु और ओ और औ का कंठोष्ठ। वकील वाले भाई साहब की चर्चा हम कर चुके हैं, वो शास्त्र सम्मत, उसमें इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। आगे आ जाओ। ट वर्ण का उच्चारण स्थान है, इसको बता डाला तो लैपजिंगा लाला। ट वर्णस वर्गस से पूरे वर्ग का ही पूछा है, इसलिए पूछा है कि टठ डण में से किसी का परीक्षा में आप किया जाए। ण में 2 बताते चलेंगे हम, बाकी सब में एक एक आते हैं 4 अक्षरों में। अब याद कीजिए इसका उत्तर क्या है? ट वर्गस से तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। उत्तर तो मिल गया आपका, कौन सा है इसमें? मूर्धा उत्तर है। आइए सूत्र के साथ चर्चा हम थोड़ी कर लेते हैं। क्या लिखा है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है रे भैया। बताओ कौन कौन आएंगे इसमें? एक आपका स्वर है जी री, टू बोले तो होता है जी ट वर्ग, उसके बाद में जी र से रथ है, और ये हो गया मूर्धन्य ष, जिसकी चर्चा भी करे थे हम। री के भेद भाई साहब याद रखिएगा, सामान्य परीक्षा में पूछता तो कितने बताते हो आप? 18।
ट वर्ग में 5, र एक प्रकार और श एक प्रकार, टोटल मिला के 18 और 5 23 और 2 25 वर्ण इसमें आते हैं, जिनका उच्चारण स्थान बताओ क्या होता है? मूर्धा। वैसे तो मोटा मोटा तो आपको 1 6 7 8 ही दिख रहे, पर मेरी आंखों से देखो कितने दिखेंगे आपको? 25 वर्ण दिखेंगे। तो कोई सा भी परीक्षा में आ जाए उसका हम सबका बताओ क्या बता देंगे? मूर्धा। अगले वाले साल के तैयार रहे, मैं समय दूंगा आप सबको उत्तर बताने के लिए। और ये आ गया आपके पास में नया प्रश्न रे भैया, बताइए साहब क्या है? प्रयत्न कतिधा। इसका जवाब दो, जल्दी दो जल्दी दो, क्या समझे? बोलो भाई जल्दी से बताओ रे। प्रयत्न कतिधा, प्रयत्न कितने प्रकार का है? प्रयत्न 18 प्रकार का, 11 प्रकार का, 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का। मिल गया? लॉक कर दिया जाए। प्रयत्न कितने प्रकार का है, यानी प्रयत्न के ही भेद पूछ रहा है कि प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। एक वर्ण के उच्चारण से पहले का प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है वर्ण के साथ में या वर्ण के बाद में उच्चारित किया जाने वाला प्रयास, उसका नाम होता है बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न होता क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना। एक विशेष प्रकार का जो प्रयास है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का जोर लगाना पड़ता है, एक विशेष प्रकार का प्रयास करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। उस विशेष प्रयास या विशेष जोर का नाम ही क्या होता है? प्रयत्न होता है। और ये आगे जाकर 2 प्रकार से होता है। सीखने की दृष्टि से यदि हम बात करें तो एक होता है वर्ण के उच्चारण से पूर्व का प्रयास। वर्ण के उच्चारण से पहले का जो प्रयास किया जाता है उसको हम बोलते हैं आभ्यंतर प्रयास या आभ्यंतर प्रयत्न, है ना। और एक होता है वर्ण के उच्चारण के जस्ट साथ साथ या फिर पश्चात कह लीजिए, वो जो प्रयास होता है उसको हम कहते हैं बाह्य प्रयास, यानी बाह्य प्रयत्न। तो 2 प्रकार से प्रयास किया जाता है, एक वर्ण के उच्चारण से जस्ट पहले का प्रयास और एक होता है वर्ण के उच्चारण से जस्ट बाद का या साथ का प्रयास। तो प्रश्न आपको यही पूछ रहा था कि प्रयत्न कितने प्रकार का? तो प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक आपका बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा 83 पे, देखिए कौन जवाब देता है। बाह्य प्रयत्नाः भवन्ति। अगला जो प्रश्न है उसी को हमने ले लिया है, यानी प्रयत्न तो 2 प्रकार के हैं, लेकिन वो प्रयत्नों में जो बाह्य प्रयत्न होता है वो कितने प्रकार का है? 5 ही तो होता है भाई, है। सारे जवाब दो एक बार जल्दी से, क्या हो जाएगा? 11। तो बाह्य प्रयत्न का प्रश्न पूछा है तो हम समझ गए कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। तो प्रश्न का जवाब मिल गया आपको, 11 प्रकार, 11 प्रकार, 11 प्रकार। चलो आज मैं याद करवाता हूँ आपको कौन कौन है वो बाह्य प्रयास 11 प्रकार का। तो इस प्रकार से बांटूंगा, मैं उनको 4 और 3 रहेंगे हमारे जुड़ुआ भाई साहब। यहाँ आ जाओ, याद रखिएगा कि बाह्य प्रयत्नों के नाम हम याद कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ सारों को भी समझना, खुलने वाला प्रयत्न, जब हमको मुख खोलना पड़े तो खोलने की जो परिभाषा यहाँ पर जो नाम दिया गया खोलने का, उसको तो हम कहेंगे विवार। और प्यारे साथियों, विवार का जस्ट उल्टा होता है संवार। तो बताइए पहले का नाम क्या है? विवार। दूसरे का नाम संवार। जिसमें श्वास की अधिकता होती है वो होता है आपका श्वास, और श्वास का एकदम अपोजिट मान के चले आप नाद। तो सबसे पहले का नाम विवार, फिर होता है संवार, श्वास, नाद। इसके बाद 5वें नंबर पे आपका आएगा घोष, और घोष का जो उल्टा होता है उसका नाम होता है अघोष। बोलो, विवार, संवार, श्वास, श्वास का उल्टा नाद, घोष, घोष का उल्टा अघोष। जिसमें कम प्राणवायु लगे वो होता है अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा प्राणवायु लगे वो होता है आपका महाप्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। दोबारा इशारा करता हूं, समझना। देखें, बोलो, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। 3 जुड़वा भाई हैं, जिसमें एक का नाम होता है उदात्त, एक का नाम होता है अनुदात्त, और एक जो है मिश्रण कर दे दोनों का तो उसका नाम हो जाता है स्वरित। ये तीनों एक साथ आते हैं क्योंकि स्वरों के लिए आते हैं, ये 8 व्यंजनों के लिए आते हैं। इस प्रकार 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो ये बाह्य प्रयत्न होते हैं 11, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आगे बढ़ो भाई साहब। दूसरा अगला प्रश्न 24वां लिखा है, बोले साहब आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, यानी आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, बाह्य 11 हैं, आभ्यंतर कितने हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा, 2 करोड़ का सवाल है। मतलब वर्ण विचार अच्छे से समझा कुल मिला के आपने। क्यों भाई? उत्तर मिल गया, कितने हो गए? 5 हो गया। लॉक कर दूं?
बताइए आभ्यंतर कितने हो गए? 5 हो गए, जबकि बाह्य कितने थे? 11 थे। इधर देखो एक बार, आप कैसे इनके नाम याद करें हम। सबसे जो पहला है उसमें आपको वर्ण के उच्चारण से जस्ट पहले क्या करना पड़ता है? अपने उच्चारण स्थानों को मिलाना पड़ता है, स्पर्श करवाना होता है। जब आप स्पर्श करवा के कोई काम करोगे, कोई वर्ण का उच्चारण करोगे, तो उसका नाम हो जाएगा स्पष्ट प्रयत्न। आभ्यंतर में सबसे पहला होता है जहाँ टच होता है वहाँ स्पष्ट होता है, स्पर्श होता है वहाँ स्पष्ट होता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा टच होता है, जब थोड़ा टच होगा तो उसका नाम थोड़े के साथ कह देंगे। ये देखिए थोड़ा टच, तो एक तो बढ़िया टच एकदम टा पा का, एक थोड़ा टच या वाला ऐसा। अब मुख खुलना प्रारंभ हुआ, लेकिन थोड़ा मुख खुल रहा है। थोड़े के लिए मीनिंग क्या होता है संस्कृत में? ईसद। और मुख खुलने का मीनिंग होता है पहले वर्ण के उच्चारण में आभ्यंतर में विवृत बोलते, वहाँ विवार बोला या विवृत बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए पूरा ही मुख खुल रहा है, तब आपका हो जाएगा एकदम उल्टा विवृत का, ईसद की जगह क्या हो जाएगा? पूरा ही विवृत हो जाएगा। ये पूरा मुख खुला। और यदि मैं कहूँ कि पांचवा कौन सा है, तब आप कहेंगे विवृत का एकदम अपोजिट है, समृत। ये 5 होते हैं आप। तो टच होना, थोड़ा थोड़ा टच होना, थोड़ा थोड़ा खुलना, पूरा खुलना, और एक बार संकुचित होना, समृत। तो टच होना क्या है? स्पष्ट है। इधर देखिए स्पष्ट, ईसद स्पष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृत। समृत मतलब संकुचन होता है। तो पहले का नाम स्पष्ट, दूसरे का नाम ईसद स्पष्ट, तीसरे का नाम ईसद विवृत, चौथे का नाम विवृत, और पांचवा एकदम अपोजिट समृत। ये जो 5 आपके प्रयत्न है ना, इनको कौन से बोलते हैं हम? आभ्यंतर। यानी इन 5 प्रकार के प्रयासों से वर्ण का उच्चारण भी किया जाता है, और ये प्रयास वर्ण के उच्चारण से जस्ट पहले किए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा 23वां। एक एक को लेते हैं अब, है ना, एक एक की चर्चा करते हैं और सीखते हैं कि कौन सा किसके खाते में जाएगा। तो स्वरों का प्रयत्न हो जाएगा। भाई साहब आभ्यंतर पूछ रहा है। एक बात और याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार क्या करता है, आभ्यंतर पूछा या पहला दे दिया आपको बाह्य, फिर आपको लगेगा यार स्वरों का तो उदात अनुदात स्वरित होता है ना, बोले वही टिक लगा दो। थोड़ी सावधानी बरता करो भाई दादा। क्या करेंगे हम? इसका उत्तर मिल गया सभी को। यदि स्वर है तो स्वरों की जो आप पढ़ोगे आभ्यंतर प्रयत्न, बोले कौन सा होगा? तो कोई सा भी स्वर यदि सामान्य अवस्था में आपसे पूछा जाता है तो सभी स्वरों का प्रयत्न, यानी इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो आपको मुख को खोलने का प्रयास करना ही पड़ेगा। तो उत्तर क्या हो गया आपका? स यानी विवृतम। ए आई यू ई जो भी कोई स्वर बोलते हो ना आप, सभी में मुख खोलना पड़ता है। इसलिए स्वर का तो हमेशा जब जनरली पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? विवृतम। इसके अलावा तीनों आपके व्यंजनों के ही हैं। आगे बढ़ाऊं? 85 के बाद आपका प्रश्न आता है भाई साहब 86 वाला। क्या कह रहा है ध्यान सुनिएगा। कहा कि आभ्यंतर अंतःस्थानाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। अब यहाँ किसी वर्ण का नाम नहीं दिया बल्कि वर्णों का नाम दे दिया। कहा कि जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ना उनका आभ्यंतर प्रयत्न बताइए। कमेंट्स करो जल्दी से, जब तक मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लिखता हूँ। कहा कि अंतस्थ मतलब, बोला अंतस्थ का मतलब वो अक्षर होते हैं, वो व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है। और ऐसे वर्णों का बोला कौन है अंतस्थ? तो याद कीजिए, हमने परिभाषा पढ़ी थी कि यणो अंतस्थाः, कि यण वर्ण कौन होते हैं भाई? अंतस्थ होते हैं। बोला ये यण कौन होते हैं? तो हमने ये भी सीखा कि यण एक प्रत्याहार है। कौन कौन आते हैं इसमें? य वर ल 4 अक्षर आते हैं, क्रम भी यही रहेगा। तो ये जो 4 वर्णों में से किसी का भी आपको आभ्यंतर प्रयत्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब अंतस्थ का पूछे तो भी, इसका मतलब यण का पूछे तो भी, इसका मतलब यवरल में से किसी का पूछे तो भी, और 4 में से किसी का भी पूछे, मतलब किसी का भी पूछे तो कहा कि कौन सा बताएं। तो भैया एक बात बताइए, आप टा बोलेंगे बिल्कुल टच होता है, लेकिन जब इन 4 का उच्चारण आप करते हैं ना थोड़ा थोड़ा टच होता है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसका कि यदि अंतस्थ का कोई प्रयत्न हमसे पूछा जाए तो थोड़ा थोड़ा टच का प्रयत्न बताओ। कौन सा बताओगे आप? ईसद स्पृष्ट बताओगे, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स। या वा रा ला। या वा में तो ऐसा लगता है कि मिलने वाला था, टच होने वाला था, हुआ नहीं। ये हुआ। और रैला में थोड़ा थोड़ा टच होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा टच के लिए तो मैंने कहा कि ईसद स्पष्ट होता है। पूरा टच होता है पा टा का, फिर तो हम कर देते स्पष्ट। आगे आ जाओ। प्रश्न है 87, जवाब दो जल्दी से कि ऊष्म, क्या लिखा? ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न है वो कौन सा होगा? देखिए फटाक से बताओ। ऊष्म, यहाँ भी किसी पर्टिकुलर व्यंजन या स्वर का नाम नहीं लिया, बल्कि वर्णों के समुदाय को नाम देकर के पूछा कि जो ऊष्म वर्ण होते हैं उन ऊष्म वर्णों का बताइए कौन सा प्रयत्न कहा जाएगा। ऊष्म वर्णों का कौन सा कहा जाएगा? पकड़ लिया? बोला ऊष्म होते कौन है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु तीव्र गति से बाहर तो निकलती ही निकलती है, साथ में हल्का सा ऊष्मा का एहसास भी करवाती है। ऐसे वर्णों का नाम ही ऊष्म वर्ण यानी होठ वर्ण है। क्या हो जाएगा? कौन है? तो आपने पढ़ा है कि जो शल प्रत्याहार में आने वाले अक्षर होते हैं वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। क्या परिभाषा थी भैया वहाँ पर? सलो ऊष्माणः, कि सल वर्ण कौन होते हैं? ऊष्म होते हैं।
बोले साहब ये सल कौन कौन है? अरे भैया जैसे यण में 4 आते हैं वैसे श से प्रारंभ करो, प्रत्याहार है ना, सर हल, तो सा सा श और आगे हल का है। बताओ संख्या में कितने हो गए? 4। तो स है का पूछे तो भी, शल का पूछे तो भी, रूष्म का पूछे तो भी, इन चारों में से किसी का भी पूछ ले तो आप समझ जाना कि इनका उच्चारण करने पर अब मुख थोड़ा थोड़ा खुलना प्रारंभ हो गया है। और वहाँ लिखा है आपने ईषद विवृतम उष्मणाम, कि जो ईषद विवृत प्रयत्न होता है वो किनका होता है? ऊष्म वर्णों का होता है। तो भाई साहब कैसे लेकर मैं तक का तो स्पष्ट हुआ, टच वाले हैं, फिर थोड़ा टच में आते हैं यवर्ल, थोड़ा खुलने में आते हैं शाह, पूरा खुल गया तो स्वर आ चुके हैं आपके विवृत। और ये ले लो साहब जो बच गया था एक, वो और ले लिया मैंने। कौन सा वाले भाई साहब हैं? उत्तर ढूंढो फटाक से। क्या हो जाएगा? स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न बताइए कौन सा है? कहा स्पर्श का मतलब तो पढ़ें। ये देखिए साहब वर्णों का नाम क्या है? स्पर्श वर्ण। स्पर्श का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख का कोई भी स्थान किसी दूसरे को टच करता हो तो ऐसे वर्णों का नाम टच वर्ण, इन्हीं का नाम स्पर्श वर्ण। ये वर्गों में रहने वाले हैं इसलिए इन्हीं का नाम वर्गीय वर्ण। और कुचुटुतुप रूप में यदि इनको लिख दिया जाए तो फिर इनका नाम ही क्या हो जाता है? उदित वर्ण। बोला स्पर्श वर्ण कौन है? स्पेशली हम स्पर्श को टारगेट कर रहे हैं। तो कै से लेकर के मैं तक के याद कीजिए लाइन क्या पढ़े थे हम? कादयु म अवसानाह, कादयु म अवसानाह। और आगे क्या रहा भैया? स्पर्शाह, कहाँ से कहाँ तक? बोले जहाँ से जहाँ तक। क से लेकर के म तक चले जाओ, क ख ग गंगा च च ज ट ट न त त द न प प म, यानी क से लेकर म तक जाओगे तो कुल कितने अक्षर आ गए आपके? 25। तो क से लेकर म तक के किसी भी अक्षर का नाम परीक्षा में दे दे, या कह दे कि भाई साहब कादयु म अवसाना का बताओ, या स्पर्श का बताओ, या वर्गीय का या उदित का बताओ, तब आप कहना कि इनके उच्चारण में तो हमको मुख्य स्थानों को क्या करवाना पड़ता है? अरे भैया क्लियर टच एकदम स्पष्ट है। का ख ग पा ट त। तो आप फिर बताओ क्या बता दोगे? टच वाला ही बता देना। और वो टच वाला बताओ कौन से नंबर पे लिखा है आपका? 1 नंबर पे। ये 5 प्रयत्न आपके हो गए। स्पर्श में स्पष्ट आ गया, समझिएगा साहब कैसे? आ जाओ, जैसे याद कीजिए कि ऐसे यदि हम वर्णों का नाम लें, ऐसा एक प्रयत्न जिनको हम कहें, बोला साहब कौन सा वाला? स्पष्ट है। और बताइए साहब यदि हम वर्णों के उच्चारण में टच कर रहे हैं, इसका मतलब स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श वर्णों में कौन से कर देंगे हम? क से लेकर के म तक के कितने आ जाएंगे? 25। कौन कौन आएंगे वो? क से म तक लिख दिया, शॉर्टकट में तो बात समझ में आ गई होगी। तो क से म तक में स्पर्श होता है इसलिए इनका प्रयस्न ही क्या रख दिया हमने? स्पष्ट रख दिया है। और सुनिएगा, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम कहते हैं अंतःस्थ वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं भैया? अंतःस्थ। प्राणवायु अंदर ही रहती है इसलिए उनको प्रत्याहार में हम कहते हैं कौन से वर्ण? यण वर्ण। और यण में आते हैं कितने? 4। बोला साहब ऐसे में थोड़ा थोड़ा टच होता है। थोड़ा थोड़ा टच का मतलब हुआ है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो ईषद स्पष्ट हो गया, नहीं पढ़ते हो ना? इसके बाद में जो तीसरा है बोला वो कौन है? तो वो हमारे ऊष्म वर्ण हैं, जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख से बाहर निकलती है और हल्का उष्मा का आश्वास भी देती है। और ऐसे ऊष्म वर्ण कौन से वर्ण हैं? शल वर्ण हैं। इनके हम जब प्रयास करेंगे उच्चारण का तो अब हमारा मुख खुलना प्रारंभ होता है, थोड़ा मुख खुलता है इसलिए ईषद और विवृत इनका नाम हो जाएगा। बात करें हम सामान्य स्वरों की, कौन से वाले? जिनको अच कहा है और अच का ही दूसरा नाम आपने क्या दिया? स्वर। और इनकी संख्या सामान्य 9 कह लो, 13 कह लो कि भैया 21 या 22 कह लो, जो भी आपको ठीक लगे, कोई सा भी मतलब कोई सा भी आ जाए। अब आपका मुख खुलना प्रारंभ होता है इसलिए इसको हम कहते हैं विवृत प्रयास वाले वर्ण। और लास्ट में जो भैया ना आपकी कंडीशनली, उसका नाम है समृद्ध। और वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, कब आएगा? जब उसकी 2 चीज़ें पूरी हो जाए। यदि रस्व अ की बात हो, सिर्फ इतना ही नहीं, रस्व अ होगा तो नॉर्मल विवृत होगा, ध्यान रखना। भाई अ का पूछे जाए, रस्व का पूछे, बात तो एक ही है ना। लेकिन रस्व के साथ लोक व्यवहार की जो प्रयोग दशा, जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है ना, चैनल पर आपका वीडियो डाला था। तो यदि प्रयोग दशा में पूछे रस्व अ दोनों होना चाहिए। केवल प्रयोग दशा में कह दे तो भी नहीं चलेगा, केवल रस्व अ कहे तो भी नहीं चलेगा। रस्व और प्रयोग दशा दोनों आ जाए, बोलचाल की भाषा में रस्व अ का प्रयोग दशा में पूछे तब आपको क्या बताना है? समृद्ध। तो कैसे लेकर माता का स्पर्श है इसलिए स्पष्ट है, यह वर्ले में थोड़ा टच होता है इसलिए ईषद स्पष्ट है, सस है में मुख खुलना प्रारंभ होता है इसलिए ईषद विवृत है, आयु में मुख खुलता ही है हमेशा, विवृत है, और रस्व का प्रयोग दशा में इसलिए वो समृद्ध है। यदि आप चाहें इसको शॉर्टकट में समझने के लिए भी तो भी मैं आपके लिए जुगाड़ कर सकता हूँ। उन 5 प्रयत्नों का देखो, स्पर्श से एस, ईषद स्पर्श से ई, ईषद विवृत ई, विवृत का वी और समृद्ध का एस।
यानी सिवस नाम से आप इन पांचों को एक नाम दे सकते हो। SEEVS, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत। बोला किनका होगा, इसके लिए आप इन अक्षरों को भी नाम दे सकते हैं। ये देखिए SAUS, और ये स्टार है क्योंकि ये प्रयोग दशा में सिर्फ आता है, कंडीशनली है। इस वाले नीचे का इसका मतलब हो गया स्पृष्ट वर्णों का समूह है। ए से हो जाएगा अंतस्थ वर्णों का समूह है, ऊ से ऊष्म वर्णों का समूह, और ऐसे स्वर वर्णों का समूह है। तो भैया ऊपर वाले कौन है, प्रयत्न सिवस है। और किनका होगा, बोले सायुस वर्णों का होगा, साउस 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 साउस। तो सिवस साउस सिवस साउस, परीक्षा में दिक्कतें नहीं है। यहाँ आ गया तीसरे नंबर पे ईषद विवृत, यू का मतलब ऊष्म का आएगा, मामला खत्म। ईषद स्पृष्ट, अंतस्थ का आएगा, मामला खत्म। विवृत स्वरों का आएगा, मामला खत्म। स्पृष्ट स्पर्शों का आएगा, मामला खत्म। ये बच गया रस्व अप्रयोग दशा में आता है, इसलिए मामला इसका भी खत्म। और मेरी बात भी खत्म। आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न लेते हैं, ये प्रश्न भी खत्म। 89 का प्रश्न है, देखो स्वर वर्ण। अब मैं बाह्य प्रयत्नों पे आ गया, सारांश मैंने बना दिया। 5 प्रयत्न आपके होते हैं, 5 का मैंने कंप्लीट कर दिया। प्रश्न का जवाब देने में जितनी शीघ्रता बरता रखो, दिखाओ रे भैया कि हम जानते हैं, वरना मुझे लगेगा कि मैं ही जानता हूँ, तुमको तो कुछ आता जाता है नहीं। अब एक एक का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वरों की चर्चा मैंने प्रारंभ कर दी है। पहला प्रश्न मेरा, स्वराणाम बाह्य प्रयत्न किम। पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या था, विवृत था। अब वर्ण के उच्चारण के साथ या बाद का प्रयास पूछ रहा है। स्वर का यदि बाह्य प्रयत्न पूछ रहा है तो फिर भैया वो जुड़ुआ वाले आएंगे। कौन कौन रे, ये उठा लिया। उत्तर मिल गया आपको पहला कि स्वर, एक स्वर का यदि आपको कोई भी बाह्य प्रयत्न पूछा जाता है तो हमेशा प्रति स्वर के कितने कितने बाह्य प्रयास किए जाएंगे, 3 प्रकार से प्रयास किए जाएंगे। एक उदात्त, एक अनुदात्त और एक स्वरित। सुनना, जब किसी स्वर का ऊंचे से उच्चारण किया जाता है उसका नाम उदात्त होता है। जब नीचे से उच्चारण किया जाए तो वो अनुदात्त हो सकता है। यदि दोनों का मिश्रित कर दिए, पहले का आधा भाग उदात्त और बाद का आधा भाग अनुदात्त, तो वो स्वरित स्वर हो सकता है। और सुनिएगा, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग होता है और स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। ऐसे भी आप वेद के मंत्रों में। तीसरी बात, ये हमेशा वेद के मंत्रों में ही काम आते हैं, इसलिए इनको वैदिक स्वर भी कह दिया जाता है। याद कीजिए, परीक्षा का 2015 का सवाल था स्वर के भेद हैं, तो वहाँ रस्व दीर्घ ही लिखा था, प्लुत साथ नहीं लिया, तो वहाँ ये तीनों एक साथ लिखे। इसका मतलब ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो स्वरों के 2 प्रकार से भेद पढ़े आपने, रस्व दीर्घ प्लुत भी पढ़ा है ना आपने। तो जब बात करें रस्व दीर्घ प्लुत की, तो ये भी स्वरों के 3 भेद हैं, लेकिन इसका आधार क्या था, मात्रा। और ये लौकिक स्वर हैं, यानी लोक व्यवहार में काम आते हैं, बोलचाल की भाषा में इन्हीं को काम में लेते हैं। हमारी मम्मी ने कभी भी रोटी देने के लिए नहीं कहा होगा कि बेटा आ जा रोटी बनेगी, ऐसा नहीं बोला होगा। वेद के मंत्रों में ओम गणानाम द्वा गणपति, ऐसा आपने सुना है। सबकी शादी ब्याह होगा, जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया वो सब झेल ही रहे। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या है, वेद के मंत्रों में, इसलिए वैदिक स्वर कहते हैं। ये लोक व्यवहार में इन्हीं से काम चलता है, इनसे काम नहीं चलता है। तो स्वर 3 प्रकार के हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, या यूँ कह लीजिए रस्व दीर्घ प्लुत। ये वैदिक स्वर हैं और ये आपके लौकिक स्वर हैं। तो हो गया, स्वर का बाह्य प्रयत्न कभी भी परीक्षा में पूछा जाए तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ए का पूछे जाए, ई का पूछे जाए, ऊ का पूछे, किसी का भी पूछे। अब 11 में से 3 चले गए मेरे हिसाब से, बताइए कितने बच गए आपके हिसाब से। 11 में 3 के तो 8 बच गए ना भाई। अब 8 प्रयत्न व्यंजनों के होते हैं, चाहे किसी व्यंजन वर्ण के लिए है। चर्चा प्रारंभ करते हैं। 90वां सवाल है, महाप्राण वर्ण है। महाप्राण का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्राण लगाना पड़े, तो प्राण का मतलब प्राणवायु है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपको बहुत अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्णों का नाम होता है जी महाप्राण। और ऐसे महाप्राण वर्णों में से छांटो, देखिए कौन है, क ग ख ग। मिल गया उत्तर तो आपका, कौन सा वाला है, ब। ये सीधा होता है। अल्पप्राण और महाप्राण में ज़्यादा जोर नहीं आता। आइए एक बार हम चर्चा करते हैं। नियम क्या लिखा है कि वर्गाणाम, क्या वर्गाणाम कौन कौन से भाई साहब, द्वितीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर। 5 अक्षरों में से द्वितीय और चतुर्थ आएगा, और उसके अलावा एक वर्ण है आपका समूह है जिसका नाम है शलह। ये सब बताइए कौन से अक्षर कहे गए हैं, महाप्राण वाले कहे गए हैं। इनके उच्चारण में हमेशा अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और शल वर्ण। बताइए वर्ग के दूसरे अक्षरों में कौन आएगा, खा पा छा टा था। चौथे में कौन आएगा, झ भ घ डा धा। और इसके अलावा स स है, तो आ गया ना खा पा में खा। किसी भी वर्ग का दूसरा अक्षर देखो, क के बाद ख और ग के बाद घ, इनमें हमेशा अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, यानी पहले वर्ग के 2 अक्षर आगे, ऐसे करके 10 अक्षर तो आपके 2 वर्गों के हो गए। और इसके अलावा 4 आपके शल में आते हैं। 14 वर्णों का जो यदि पूछा जाए तो हम कहेंगे जी महाप्राण होता है, महाप्राण। और बाकी सारे के सारे कौन से हैं, अल्पप्राण हैं। देख लो, क्या पहले नंबर का है इसलिए अल्पप्राण है, ये तीसरे नंबर का अल्पप्राण है, 5वें नंबर का भी अल्पप्राण है। दूसरा और चौथा क्या होता है जी, महाप्राण होता है। लो जी, बुरा मान जाता है ना अल्पप्राण, जल्दी से बताने का प्रयास करो। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, अल्पप्राण जिसके उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं ना।
ख, नो, ध, थ। और ये बताओ क्या है बेचारा आप, क्या ख क्या है, कई है ना, ख थोड़ी होता, ख करोली में हो जाता, खा कर रहा, खा कर रहा है, तो वहां अलग मामला, यहाँ नहीं है भाई साहब। अब अल्प प्राण में किसको लिया आपने, तो लिख देता हूं मैं आपके लिए। बोलो वर्गों के कौन कौन से आएंगे भाई साहब, जब दूसरा तीसरा गया, दूसरा और चौथा गया तो कौन कौन बच गया, एक बच गया आपका पहले नंबर का, एक बच गया आपका तीसरे नंबर का, और एक बच गया आपका पंचम। हो गया क्या, ले लो साहब, प्रथम तृतीय और पंचमा। अब सल तो वहां चला गया ना भैया, तो यहाँ कौन आएगा, यणा हच। ये सारे के सारे बताइए कौन से अक्षर कहलाते हैं, अल्प प्राण, क्योंकि उनके उच्चारण में आपको कम हवा की आवश्यकता होती है, कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, कम जोर लगाना पड़ता है। कौन कौन आगे देखिए, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। एक वर्ग के 3 अक्षर आगे, तो पांचों वर्गों की 5 थी 15 अक्षर, और उसके अलावा यवारला यण, क्योंकि इनका तो नाम ही देखो कम प्राणवायु है, अंदर ही रहती है, बाहर आती नहीं, उनमें बाहर आती है, सल में चले गए। तो प्यारे साथियों, इसका महाप्राण महाप्राण महाप्राण, बट क्या का क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। कुछ वर्णों के नाम हमने दिए, स्पष्ट वर्ण है साहब, ये तो ईषद विवृत है साहब, ये तो ईषद स्पष्ट है। पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है, पूछ रहा है ईषद विवृत वर्ण कौन सा कहलाएगा। अब ईषद विवृत वर्ण का मतलब है ईषद विवृत जिसका प्रयत्न है वो वर्ण कौन सा कहा जाएगा। तो बताओ ईषद विवृत में आपने किसका पढ़ा है, यानी कौन से वर्णों का समूह आपने इसमें पढ़ा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ई से ई हो जाएगा, और इधर आप पढ़ोगे तो U4 कौन से वर्ण आएंगे आपके, ऊष्म वर्ण है ना भाई। ईषद विवृत ऊष्म आएंगे, ऊष्म का नाम लेते शल आ जाएगा, और शल का नाम लेते कौन कौन आएंगे, शा 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 है। ये 4 हैं, 4 में से जो दिख रहा है मुझे ये दिखा, उठा लिया, बोले बेटा आजा तू कौन है भाई, बोला साहब मैं तो कौन हूँ, स हूँ। बोले तुझे क्या कहते हैं, बोले तो सल कहते हैं, सल तो उष्म है, और उष्मों का ईषद विवृत होता है, इसलिए स हो जाएगा। तो ईषद विवृत वर्ण कौन सा मिला आपको, स। ऐसे इनके नाम डालना चाहें तो फिर ये देखो स्पर्श हो गया ना, कैसे लेकर मैं तक अ है, ये स्वर हो गया, ये अच हो गया है ना, या इसको यूं कह लीजिए विवृत हो गया, प्रत्ययों की भाषा में कहें तो ये विवृत है। और लय को बताइए क्या करेंगे, तो ये आपका ईषद स्पृष्ट है, क्योंकि यहाँ थोड़ा टच होता है, पूरा टच होता नहीं। तो ऐसे भी प्रयत्नों के आधार पर भी आप इसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। 53 पे आ जाओ भैया। बोलो जल्दी से बताओ, देखिए इसका ईषद स्पृष्ट में कौन है, इसमें उत्तर आपका श आएगा, ये आएगा, ई आएगा, क आएगा। वैसे तो बातों बातों में जवाब मिल ही गया होगा आपको, जल्दी बताओ इसको, फटाक से बताओ, टाइम लगाओ। लिख दूं, आ गया ना सर, कौन आया इसमें, ये आ गया। कैसे पता चला आपको, वह उत्तर हो गया आपका। कैसे पता चला कि देखो ईषद स्पृष्ट जो प्रयत्न आपने पढ़ा है ना, वो ईषद स्पृष्ट जो प्रयत्न है, यानी जिसमें थोड़ा टच करना पड़ता है, वो E4 आपने यदि अक्सर उस सूत्र को पढ़ा हो तो ई से ए हो जाएगा। ए का मतलब अंतस्थ वर्णों को ईषद स्पृष्ट में लेकर आते हैं। किसको लेकर आते हैं, अंतस्थ को। और अंतस्थ की परिभाषा वही, अंदर ही प्राणवायु रहे। कौन होते हैं, यण होते हैं, और यण में वही 4 कौन कौन आते हैं आपके, यावारल। अब जो आपको यहाँ 4 में से दिख रहा है, तो कौन दिखा मुझे, ये दिखा, उठा लिया। ये श क्या है, ईषद विवृत है। ये क्या है, विवृत है ना, ये तो ईषद विवृत है, ये विवृत है। और ये क्या है, अल्प प्राण, या इसको अपनी भाषा में कहते हैं स्पृष्ट है, आभ्यंतर प्रयत्न की भाषा में, ठीक है भाई साहब। तो ईषद स्पृष्ट जो वर्ण होता है वो कौन है आपका, ये है। ये देखिए उस प्रश्न को भी मैंने यहाँ ले लिया कि प्रयोग दशायाम अवर्णस्य प्रयत्न भवति। यदि मैं रस्व अ मात्र कहूँ तो भी विवृत होता है ना, और प्रयोग दशा में आ ई उ का पूछूं तो भी मेरा विवृत ही होता है। लेकिन प्रयोग दशा भी हो और प्लस रस्व अवर्ण भी हो, दोनों है। इसमें नहीं बोला रस्व, लेकिन दिख तो रहा ना आपको। तो ऐसी दशा में इसका प्रयत्न चेंज हो जाता है, केवल और केवल तभी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आ जाए परीक्षा में कि रस्व वर्ण का प्रयोग दशा में बताओ, तभी आपका उत्तर बताओ क्या होगा, समृद्ध। अन्यथा किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में, दुर्दशा में, सुदशा में पूछे, तब आपको सीधे कहाँ चले जाना है, विपरीत में। अ का बताओ, ई का बताओ, उ का तो विपरीत, रस्व अ बताओ तो भी विपरीत, लेकिन रस्व अ का प्रयोग दशा में बताओ तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, समृद्ध। बाकी सब में क्या हो जाएगा, आई बात समझ, आगे बढ़ो। 2 वर्णों का समूह, अल्प प्राण आपने पढ़ा, वर्ग का प्रथम तृतीय पंचमा यण सल्प प्राणा, महाप्राण पढ़ा, वर्गणाम तृतीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा, उदात अनुदात और स्वरित कौन होते हैं, स्वर होते हैं। अब आपके बच गए भाई साहब 6। ये 6 जो है ना, इनके लिए 2 प्रश्न मैंने आपके लिए बना दिए, सुनो ध्यान से मेरी बात को, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। खर वर्णानाम बाह्य प्रयत्न भवंती, खर वर्णों का बाह्य प्रयत्न। अब देखो खर क्या है, एक प्रत्याहार है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। खर क्या है, एक प्रत्याहार है, और इस प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे, तो बताइए। ख से स्टार्ट करेंगे, रह तक चलेंगे ना, तो खा फा छा टा था, चा टा ताऊ का पाया। ये देखो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आ गया, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, का ख चा छा टा ठा ता था पा फा।
इसके अलावा कौन आगे, तीनों श। इनमें से कोई भी अक्षर यदि इनको सम्मिलित रूप से नाम दोगे तो ख पाछा टा था चटताऊ का पाया और सर, ये सब क्या कहलाते हैं, खर। खर बना गधा होता है, यूं मान लो आप, ठीक है। तो ये गधे वर्ण है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब यदि मैं कहूं कि खरों का कौन सा होता है, तो खरों का भैया सूत्र बना रखा है ग्रंथकार ने। उन्होंने कहा कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, कि खर प्रत्याहार में आने वाले अक्षर विवार, श्वास और अघोष वाले होते हैं, विवार, श्वास और अघोष वाले होते हैं। तो मिल गया होगा आपको उत्तर, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? देख लो बोली खर। अब खर का मतलब सब समझना, क ख च छ टा ठा ता था पा फा में से कोई पूछ लेता, तीनों से में से किसी का भी आ जाता, तो आप कौन सा बताते, फिर विवार, श्वास और अघोष। इसकी चर्चा करता हूँ लास्ट प्रश्न की, इसके बाद इनको थोड़ा याद करवाने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। आ जाओ, अगला प्रश्न इसका ऑपोजिट पूछ लिया मैंने। अब जो बच गए ना सारे के सारे व्यंजन वर्ण, वो हस में आ जाएंगे। कहा कि हस वर्णों का प्रत्याहार बताओ। अब इसका मतलब है कि हस वर्ण में प्रत्याहार है ना रे भाई, जैसे खर में ख से स्टार्ट किया और रह तक आप चले गए, हस में ह से स्टार्ट करोगे श तक जाओगे। चलो देखे, ह य व र ल है वरट लन आ गया, यम गणनम झबय घड़ रस ज ब ग ड द सा, ये देखो यहाँ तक आ गया। इसका मतलब है वर्ल में है और यण प्रत्याहार के अक्षर चारों आ गए, है बेवफा निकला वहां से निकल गया, आ गया बेटा, बोला मैं तो हंसूंगा, मैं गधा नहीं हूँ। और फिर वर्ग का पांचवा यम गणनम झबया घड़दस जबगड़दस, पांचवा, चौथा और तीसरा तुमने सीधा लिख दिया। वहां कौन कौन सा आया था, पहला दूसरा ना, तो जो खर में नहीं आएगा वो यहाँ आ जाएगा, वहां पहला दूसरा आया तो यहाँ तीसरा चौथा पांचवा, और जो वहां तीनों से आ गए तो फिर बचा हुआ है भी आ गया और यह वर्ल भी आ गया। प्यारे साथियों, इनके लिए भी सूत्र बना रखा है ग्रंथकार ने। क्या लिखा उन्होंने कि हंसा है, यानी हंसते हैं कौन, सम्मार नाद घोष। तो सम्मारा बहुवचन है ना, बहुत सारे अक्षर इसलिए, नादा इन नाद होता है, और घोषाश्च और घोष होता है। तो जो उनका नहीं होता वो इनका हो जाएगा। तो खर में तो क्या होते हैं, विवार, श्वास, अघोष होता है, लेकिन यहाँ सम्मार नाद घोष होता है। तो आपका उत्तर कौन सा ऑप्शन हो गया, इसमें ब हो गया है, ठीक है। अरे तीसरे चौथा पांचवा अक्षर आ जाए तो संवारनाद घोष, है वर्ल में से कोई संवारनाद घोष है। अब एक सीधा तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा याद करने के लिहाज से अपना काम भी हो गया है ना। ये तो पांचों तो आपने पढ़े लिए, स्पृष्ट स्पर्श का होता है, ईसद स्पृष्ट अंतस्थ का होता है, ईसद विवृत उष्म का होता है, विवृत सब स्वरों का और समृद्ध रस्व का प्रयोग दशा में होता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी, उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।